हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। और आज ये लाइव हुआ हूँ सिर्फ किसान आंदोलन और आज ये जो किसान बिल है इसको लेकर के, क्योंकि पहले मैं इस सेगमेंट में इसको कवर नहीं करना चाहता था। बट जब स्टडी किया है अच्छे से इस किसान बिल को और किसानों के इस आंदोलन को, तो ये ज़रूरी लगा कि मेरे को आना चाहिए सबके सामने और कुछ जो तथ्य हैं वो आपके सामने साझा करने चाहिए। और सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है कि आज़ादी से बाद आज तक नेहरू जी से लेके मोदी जी तक जितनी भी सरकारें आई, किसानों की किसी ने सुध ली नहीं है। और मैं अभी आगे इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आज के इस लाइव शो में कि इसमें ऐसा हुआ क्या है कि किसान जो है वो आत्महत्या कर रहा है, किसान सुसाइडल स्टेज में है। उसके बाद में एक से एक ऐसे बिल जो है वो किसानों के लिए लाए जा रहे हैं जो कि और उनको मुश्किल में डाल देंगे। और ये जैसे आपने टाइटल देखा है इस वीडियो का, आज के लाइव इस डेमोन्स्ट्रेशन का, लाइव स्ट्रीमिंग का, तो इस टाइटल में आप देख रहे होंगे कि ये किसान विरोधी बिल नहीं है, ये जनता विरोधी बिल है। क्योंकि इस बिल से जमाखोरी बहुत बढ़ जाएगी और वो उस लेवल तक बढ़ जाएगी कि जैसे इसमें राइट मिल जा रहा है जमाखोरी के लिए। ये इसमें जो है 3 पॉइंट्स हैं इस बिल के अंदर। जो पहला है वो है एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल, जो एसेंशियल यानी जो ज़रूरी वस्तुएं हैं उनका एक अधिनियम में सुधार किया गया है भंडारण निगम की तरफ से। और ये 2020 में हुआ है, तो इसके लिए इसको इसके आगे 2020 लगाया हुआ है। तो एक तो ये ऐसा बिल है कि इसमें दो चीज़ों को छोड़ के, कोई आपदा को छोड़कर और युद्ध की स्थिति को छोड़कर, कोई भी कितना भी स्टॉक इसमें कर सकता है। और अगर ये स्टॉक इस तरीके से होता रहेगा चीज़ों का, तो जमाखोरी इतनी बढ़ जाएगी कि हो सकता है आपको 1000 रुपए किलो चावल भी खरीदना पड़ सके। क्योंकि पीछे एक बार कुछ ऐसा हुआ था, एक रूमर आई थी, तो लोगों ने 100 रुपए किलो नमक खरीदा था उस समय। आप सबको याद होगा। जो छोटे कस्बे दुकानें हैं, छोटे शहर हैं, उन सब के लोग, वहाँ के सारे लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जब भी मार्केट में कोई ऐसी रूमर्स तक भी आ जाती है कि ये कुछ चीज़ें हैं जो एसेंशियल हैं और इनकी शॉर्टेज हो जाएगी, तो उनके प्राइस जो हैं वो आसमान छूने लगते हैं। तो जब ये इसको बनाया गया है, जो नंबर 1 का पॉइंट है, और ये 1 नंबर के पॉइंट में इसमें ऐसा जो है क्या है वो सारा कुछ अभी इस पे डिस्कस करते हैं थोड़ा वीडियो के शुरू में। आप लोग जो है धीरे-धीरे जुड़ते जाइए, या फिर वीडियो इसके बाद भी जो है लाइव रहेगी इस चैनल पे। तो जब भी आप आएँ तो इस वीडियो को देखें, और कोई भी आपके जो क्वेश्चन हैं वो होते हैं तो आप लाइव उनको जो है क्वेश्चन मार्क कर सकते हो, लाइव जो है क्वेश्चन पुट कर सकते हो। और आज 8 दिसंबर है, और आज जो है वो पूरे देश में करीब-करीब बंद जैसा माहौल है। किसान आंदोलन, आज भारत बंद 2020 है। तो जिन-जिन लोगों के पास भी समय हो, क्योंकि इस समय ज़्यादातर लोग टीवी देख रहे होंगे, या फिर ज़्यादातर लोग जो है वो सड़कों पे भी हैं, जो किसान या उनके सहयोगी लोग हैं। तो कुछ बातें यहाँ पे करनी ज़रूरी हैं, कुछ बातें यहाँ मार्क करना ज़रूरी है। और वो सारी बातें क्या हैं कि कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि किसानों के साथ जो है वो राजनीतिक पार्टियाँ क्यों हैं? भई, सही बात का समर्थन करने के लिए जो भी आ जाए, उसका स्वागत होता है, वेलकम होता है। उसमें ऐसा थोड़ी ना होता है कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो गलत भी है, तो अगर उसने किसी एक्स पार्टी को अगर वोट दे दिया, तो वो उसका वोट की वजह से वो पार्टी जो है वो खराब हो जाएगी। समर्थन देना है, तो कोई भी दे सकता है। तो समर्थन देना बुरी बात नहीं है। गलत व्यक्ति भी सही का समर्थन देता है, तो सही होता है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पे इम्प्लांट करी जा रही हैं, बोली जा रही हैं। और ये किसान आंदोलन इस तरीके के जितने भी आज तक हुए हैं, उनमें सरकारें और राजनीतिक पार्टियाँ और ये सारे लोग जो हैं बहुत कुछ करते रहते हैं।
और कुछ लोगों को इम्प्लांट करके अपने ही लोगों को भेज भी दिया जाता है। वो कोई किसी विशेष तरीके की चीज़ें वहाँ करते हैं, लाइक जैसे खालिस्तान के झंडे लगा सकते हैं, नारे लगा सकते हैं। तो क्योंकि आंदोलन किसी तरीके से रुकना चाहिए। सरकार की यही मंशा रहती है कि चाहे कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद कुछ लगाओ, मारकाट हो जाए, लेकिन ये सक्सेस नहीं होनी चाहिए चीज़ें। और इसलिए आंदोलन जो है वो सक्सेस होते ही नहीं है। और सबसे पहले तो आंदोलन जो है वो उतना अच्छा कारागार तरीका भी नहीं होता है अपनी मांग को मनवाने का। सिर्फ तरीका तो यही रहता है कि सही बातें जो हैं सही सही तरीके से जो है वो सरकार के सामने रखी जाएं, और सरकार नहीं माने तो सरकार बदल ली जाए, और अगली बार जो भी आए वोट मांगने के लिए या सपोर्ट मांगने के लिए, तो उसको बोला जाए भाई ये चीज़ें हैं, इनको रिटर्न में दे जाओ एग्रीमेंट करके, एफिडेविट लगा करके कि ये चीज़ें आप करोगे, नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो है रिज़ाइन समझा जाएगा, यानी अपने आप आपका इस्तीफ़ा जो है वो माना जाएगा। आप ऐसा कर दीजिए तो हम आपको वोट दे देंगे, आपको सपोर्ट कर देंगे। लेकिन आम जनता जो है वो इतनी भोली है कि बातों में आ जाती है। इसी तरीके से ये किसान बिल लाया गया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी की गई इस पैंडेमिक दौर में कि धीरे-धीरे जो पूँजी है जो देश की, वो कुछ पूँजीपतियों के हाथ में, कुछ जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके हाथ में दे दी जा रही है। और इसमें मोदी जी बोल तो रहे हैं कि एमएसपी दी जाएगी, लेकिन पहली बात तो एमएसपी ही गलत थी। मांग करनी है तो एमएसपी को मैंडेटरी करने की कीजिए हर जगह। मिनिमम जो सेलिंग प्राइस आपका होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होगा जिस पे आप कोई चीज़ बेचते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसको आप मांग कीजिए कि भाई आपने जो भी लागू कर दिया है कि कम से कम वो हर जगह लागू हो। उससे नीचे जो खरीदता है और ऐसा कुछ पाया जाता है तो उसके लिए अलग से कोई प्रावधान हो कि उससे नीचे तो कोई खरीद ही नहीं पाए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट का हो। क्योंकि एमएसपी में क्या है कि एक संस्था है जो ये एनएसएसओ, जिसको अभी बंद करने की और ख़त्म करने की बात की जाती है, जो कि मंडियों का, किसानों का ये सब विवरण देती है, इसके आंकड़े देती है, बेरोजगारी के आंकड़े भी वही संस्था देती है। तो उसको ही बंद करने की जो प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है, क्योंकि ना रहेगा बाँस और ना बजेगी बाँसुरी। तो ऐसी संस्थाएं क्यों रखें सरकार जो उनकी नाकामियों को जनता के सामने रख सकें, कोई ऐसे आंकड़े दे सकें जो कि सरकार को ठीक ना लगें। तो वो चीज़ें जो हैं वो सरकार उसको साथ-साथ कर रही है। तो उन्होंने एक आंकड़ा दिया था कि 6%, मात्र 6% जो खरीदी है वो होती है मंडियों के थ्रू, और बाकी जो किसान है वो इधर-उधर अपने आस-पास या किसी खेत से ही कोई व्यापारी ले जाता है औने-बौने दाम में। तो उस तरीके से वो सारा कुछ जो है वो किसान जो है 94% किसान वो ऐसे ही अपना सामान बेचते हैं, और 6% जो खरीदी है वो इस तरीके से एमएसपी और इन सब चीज़ों के अधीन में हो पाती है। और उसमें 6% में भी क्या घोटाला होता है कि एक आध परसेंट ही एक्चुअल किसान जो है वो सरकार को एमएसपी पे बेच पाते हैं। अदरवाइज़ किसान वहाँ जाता है बेचने के लिए माल, हमने खुद देखा है। तो होता ये है कि वो एफसीआई के जो भी सेंटर होते हैं वहाँ माल बेचने के लिए जाता है तो उसको बोलते हैं जी बारदाना नहीं है, अभी गोदाम में जगह नहीं है, अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है, 10 तरीके के बहाने उनके पास होते हैं। तो वो जब परेशान होकर के अपने माल को जो है, मानो मंडी का रेट 10 रुपए है और कोई आइटम वो 25 रुपए सरकार ने एमएसपी उसका रखा है, तो 25 रुपए में वो बेचने के लिए सरकार के पास, एफसीआई के पास जाता है, तो उनको बोल देते हैं जी आप जो है यहाँ हमारे पास अभी जो है वो व्यवस्थाएँ नहीं हैं, तो आप जो है बाद में आइएगा। तो कभी बारदाना, कभी जैसे मैंने आपको बोला कि मंडी में गोदाम में जगह नहीं है, स्पेस हमारे पास कम है। तो ऐसे सारे बहाने होते हैं। जब वो बेच चुका होता है मंडी में जाके 25 वाली आइटम को 10 का, तो वही
एफसीआई के जो अधिकारी हैं, इन सारी जो संस्थाएं हैं, जो उसकी एफसीआई की एक स्पोर्टिंग संस्था है जो कि सीएसीपी है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। तो वो सारी जो संस्थाएं हैं वो जाती हैं, उनके अधिकारी लोग जाते हैं मंडी में, उनके अपने लोग जाते हैं मंडी में, तो वहाँ से वो 10 वाली आइटम जो है वो 12 में 15 में ऐसे ही कुछ उन आड़तियों से खरीदते हैं, और उसको ही दिखा दिया जाता है कि हमने जो है एमएसपी पे इतना टन जो है वो माल जो है परचेज किया है। तो बैठे बिठाए 10 रुपए किलो वो ले जाते हैं, और उधर किसान ने टोटल जमीन को जोता है, बीज बोया है, उसमें खाद पानी दिया है, 5-6 महीने तक उसको पाला है, फिर उसको हार्वेस्टिंग मतलब काट के और सब कुछ सही करके लाया है वहां तक, तब जाकर के उसको 10 रुपए मिले हैं, और इधर 10 वो जो है एक झटके में वहां से कमीशन में अपना कमा लेते हैं। तो वारे यहाँ भी न्यारे हो रहे हैं। तो एमएसपी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है जब इस तरीके से काम जो आज हो रहा है उस तरीके से हो। तो मांगना है तो एमएसपी को मैंडेटरी करो। मैंडेटरी मतलब इसको जरूरी कर दीजिए एमएसपी को, कि ये एमएसपी जो है ये सरकारी हो या प्राइवेट, कहीं भी किसी संस्थान में कोई माल बिकेगा तो ये इससे कम नहीं बिकेगा। तो किसान को फसल बोने से पहले एमएसपी पता होती है, वो अपनी कैलकुलेशन कर लेगा कि इस रेट पर मैं फसल बोता हूँ और एक एवरेज मेरा इतना निकलता है, और इस एवरेज पे अगर मैं बेचता हूँ तो ठीक है, मेरा घर चल सकता है कि नहीं चल सकता, नहीं तो कुछ और बोलेगा वो। करीब 23-24 जो है वो टाइप की फसलें हैं जो एमएसपी के अंडर में आती हैं, एसेंशियल गुड्स में आती हैं। तो सारी की सारी वो अपने आप देख लेगा वहाँ से। उसके लिए कोई ऐप भी जारी कर दीजिए। आजकल तो किसानों के पास, किसानों के बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट की सुविधा है, तो आप इसको एक करके इसकी मांग कीजिए। और दूसरा सबसे बड़ी बात जो है, किसान कहीं कुछ बात करती है कि 5 एकड़ से कम के किसान जो हैं वो उनके लिए ये एमएसपी लागू की जाएगी, उससे ज़्यादा के लिए लागू नहीं की जाएगी। तो इसके लिए तो सबसे पहले आप एमएलएल की मांग करो, मिनिमम लैंड लिमिट। 5 एकड़ से एक किसान की अगर 5 एकड़ से कम लैंड किसी किसान के पास है, तो पहले तो उसको प्रावधान रखो उसके लिए कि वो किसान है तो उसके कम से कम 5 एकड़ की लैंड उसके पास होनी चाहिए। उससे कम अगर वो खेती करेगा और वो कुछ ऐसा काम करता है तो वो सुसाइडल स्टेज में ही जाएगा, क्योंकि मिनिमम जो है 5 एकड़ जो लैंड है वो किसी किसान के पास होनी चाहिए। नहीं तो किसी का भी इधर उधर से वो जो है बटाई ठेका कुछ करता रहेगा, तो उसमें जो भी कमाई धमाएगा वो सब इधर उधर के लोग ले जाएंगे, तो वो फिर जो है वो सुसाइडल स्टेज में जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन करते हैं कि अभी तक 1950 से 2020 तक किसानों की जो आय है वो करीब करीब 21 गुना बढ़ी है। इस बात पे आप थोड़ा सा नोटिस करना। 1950 से लेके 2020 के बीच किसानों की जो आय है वो करीब 21 गुना बढ़ी है, और जो सरकारी पदों पे लोग हैं उनकी जो सैलरियां हैं वो लगभग 180 गुना बढ़ गई है। और इसमें जो टीचर्स अध्यापक हैं, इन लोगों की जो है मास्टरों की सैलरी, इनकी सैलरी करीब 200% बढ़ी है। अगर इनको एक टीचर की सैलरी को अगर उसी अनुपात में बढ़ाया जाए, जैसे यानी 21 गुना के हिसाब से बढ़ाया जाए, तो आज के टाइम में एक टीचर की सैलरी होगी 9,000 के आसपास, जिसकी अभी 40-45 के आसपास है, तो वो 50 के आसपास है, तो निकल करके 9,000 हो जाएगी रिड्यूस होके। अब वो 9,000 वाला जो टीचर है वो भी किसानों की तरह जब जैसे ही स्कूल में जाओगे खोलोगे तो वो लटका मिलेगा ऊपर छत पे। तो इसी तरीके से किसान सुसाइड क्यों कर रहा है, इस चीज को देखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा जो और गंभीर विषय है। जिस देश की जो है 80% से ज्यादा जनता जो है किसान हो और किसान से रिलेटेड काम कर रही हो, 70% तो सरकार मानती ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा है, और 70% किसान मानती है सरकार, और देश की जनता जो 80% जनता है वो
₹30 रोजाना इनकम से नीचे या ₹30 तक वो गुजारा करती है। ये भी सरकार मानती है, सरकारी आंकड़े हैं ये सब। पिछले साल 2019 के आंकड़े हैं। अब तो और भी खराब हाल हो सकते हैं। और इस तरीके से ये सब चीज़ें जब आपकी चलती हैं, तो नुकसान तो होता ही है। किसान क्यों नहीं भड़केगा? किसान परेशान क्यों नहीं होगा? क्योंकि किसान तो पहले से ही परेशान है। उसके ऊपर से कॉर्पोरेट के हाथ में आप सारी कमांड दे देना चाहते हैं, और कॉर्पोरेट जो है वो एक रेट डिसाइड करेगा। जो कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग का जो आपका ये थर्ड नंबर पॉइंट है और सेकंड नंबर पॉइंट है, तो सेकंड नंबर पॉइंट में जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसको मैं अभी पूरा बाद में बताऊंगा, पहले थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी इसको बताते हैं। तो उसमें क्या है कि मानो एक कोई कंपनी आई जो बिस्किट बनाती है, वो ब्रिटानिया, पार्ले, आईटीसी, कुछ भी। तो किसान के पास आई, उनको लगा कि उनको एक उन्होंने मार्क किया कि उनके पूरे साल का जो है एस्टिमेटेड उनको गेहूँ इतनी लगती है। तो उन्होंने किसान के कुछ खेत, कुछ गाँव जो है वो एक्वायर कर लिए और उनको बोला कि आप जो है वो गेहूँ की फसल हमारे लिए उगाइए, और जब ये बन जाएगी तो हम आपसे जो है एग्रीमेंट करते हैं, आपसे हम ले लेंगे। तो मानो उन्होंने कुछ गाँव मिला करके 10, 20, 50 गाँव, उनमें इसकी बुआई करवा दी, और उसके बाद में वो ₹25 का उन्होंने कोई, मानो गेहूँ है तो ₹25 का जो है वो उन्होंने कोई भाव मान लिया, हमने कि तय कर दिया। और मार्केट का भाव जो बेचते समय वो हो गया ₹50। तो किसान को लगेगा कि नुकसान हो गया, कि वो आइटम जो है वो 50 में बेच सकता था, क्योंकि रेट मार्केट में तब बढ़ता है जब डिमांड मतलब जब सप्लाई कम होती है। सप्लाई कब कम होती है कि जब किसी भी मौसम की वजह से, किसी भी वजह से फसल बर्बाद हो जाती है, या बहुत एवरेज फसल की बहुत कम आती है। जैसे फसल की एवरेज कम आएगी, फसल कम निकलेगी, तो रेट बढ़ जाएगा, और रेट बढ़ेगा तो किसान बड़े रेट पे बेच नहीं पाएगा, क्योंकि उसने एग्रीमेंट किया हुआ है किसी कंपनी के साथ। तो वहां पर एमएसपी जो है अपना रोल प्ले करेगी। उस कंपनी के लिए भी होगा कि वो इससे नीचे नहीं खरीद सकती है, क्योंकि बाजार भाव ये है। तो इन सब चीज़ों में आपको जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जितने भी किसान जो किसान की अगुवाई करने वाले जितने भी पार्टियां हैं, जितने भी संगठन हैं, वो लोग इन सब बातों पे भी एक बार विचार करें कि एमएसपी को मैंडेटरी करवाएं, और एमएलएल पर विचार करें, और एमएलएल को भी लागू करवाएं। मिनिमम लैंड लिमिट भी जो है वो गवर्नमेंट की साइड से डिसाइड हो जाए कि 5 एकड़ से कम जो है वो किसान को जमीन नहीं होनी चाहिए। तभी जाकर के आप इस देश को पूरे को समृद्ध कर पाएंगे। और अभी तो अचानक से कुछ ऐसी चीजें घटित हो गई, पूरे देश की जीडीपी माइनस में थी 23.9%, यानी 24% के आसपास। और जो कृषि की जो फार्मिंग की अपनी जीडीपी थी, वो 3.5% प्लस चली गई। तो ये कॉर्पोरेट को हजम नहीं हुआ है। और यहाँ पर जो है वो एमएसपी की बात तो मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन उनकी मंशा पे बड़ा शक हो रहा है, क्योंकि जब कॉर्पोरेट के हाथ में दे देंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चली जाएगी, तो कॉर्पोरेट के पैसे से ही तो सारी सरकारें जो है आजकल वो चुनाव जीत रही हैं। तो जब उन्हीं के पैसे से इलेक्शन जीते हुए हैं और आगे भी जीतने हैं, तो बात उनकी माननी ही पड़ेगी। उनके मन की नहीं करेंगे तो वो आपको पैसा क्यों देंगे, और जो दिया है उसका भी हिसाब मांगने लगेंगे। तो इसलिए कहीं न कहीं मोदी जी की या सरकार की भी एक बड़ी मजबूरी हो सकती है कॉर्पोरेट के सामने, कि वो इस बिल में कोई अमेंडमेंट फर्दर ना करें, या फिर इस पे अड़े रह सकते हैं। बट एक असली अच्छे और सच्चे राजा होने के उसमें कि जनता का हित ज़रूरी है। जनता अगर सही से रह पाएगी, जी पाएगी, तभी वो राजा का भी वर्चस्व जो है कायम रहेगा। नहीं तो राजाओं के वर्चस्व भी वो ख़त्म हो जाते हैं। जनता पढ़ लिख गई है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, किसान भी अब जो है वो पढ़े लिखे हैं। पंजाब, हरियाणा साइड जाएँ तो आपको बहुत एजुकेटेड किसान भी मिलेंगे। तो इन चीज़ों को लेकर के आपको एक बार सोचना है। सरकार से भी एक अपील है, निवेदन है कि आप थोड़ा-सा
उस लेवल पे आके, किसान के लेवल पे आकर के भी इस चीज़ को सोचिए जब भी आप कोई नीति बनाते हैं। और ये पैंडेमिक एक्ट का फ़ायदा उठा करके जून में इसको अधिनियम बना करके इसको जो है एक अध्यादेश जो है वो राष्ट्रपति को सबमिट किया गया। और इसमें तो बाद में जब ये संसद में आया है और वहाँ पर कुछ बातें हुई हैं और ये इसना विकट रूप लिया है। और क्योंकि बाहरी सांसद हैं ही बहुत कम, 103 सांसद हैं जो विपक्ष के हैं सारे मिला करके। बाकी तो सारे जो है वो 543 में से ज़्यादा सारे तो सरकार और लेफ्ट उन्हीं की पार्टीज़ के हैं, एनडीए की। तो इसलिए इन चीज़ों को देखना और समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ा-सा इसको विस्तार से समझते हैं कि एमएसपी जो है वो क्या है। और अभी जो एक और चीज़ इसमें ऐड हो रही है, जो इसमें सेकंड नंबर पे आता है, सॉरी फर्स्ट नंबर पे जो आता है इसमें एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल जो है 2020, आवश्यक वस्तु अधिनियम, और उसमें सुधार करके 2020 में इसको जो है अमेंडमेंट किया गया है, तो उसका सुधार बोलते हैं। तो ये वही लागू किया जा रहा है जो 1955 में 55 तक था, और उसके बाद उसको चेंज किया गया था। और भंडारण पे जो है वो अंकुश लगाया गया था कि जो ज़रूरी जो वस्तुएं हैं, जो एसेंशियल आइटम्स हैं, उनका जो है भंडार ना किया जा सके, और जो चीज़ों के रेट हैं वो एक लिमिट तक रह सकें। और यहाँ पर सरकार जो है वो 2020 में एक उसमें संशोधन करके लेके आई है कि अगर युद्ध हो या कोई आपदा की स्थिति हो तभी आप जो है वो भंडारण नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज आप कितना भी स्टॉक कीजिए, सरकार के पास कोई चेक करने के लिए कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं होगी, और उसको कोई भी ऐसी मजबूरी नहीं होगी कि वो चेक करवा सके। मानो कोई आपके एरिया में कोई एक गोडाउन है, वहाँ पर कोई चावल का भंडार करता है, तो अनलिमिटेड उसने भंडार कर लिया, और जब कोई उसके पास जो है वो आसपास के जो दुकानदार हैं वो जाते हैं तो वो बोलता है जी माल नहीं है, बाद में आना। तो जब ऐसे करके माल वो नहीं देगा और सारा जो माल है वो अपने पास स्टॉक करके रखेगा, और धीरे-धीरे मार्केट में से डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी, तो उसकी रेट बढ़ने लगेगी। और हो सकता है 1000 रुपए किलो भी या 500 रुपए किलो भी जो है चावल का रेट चला जाए। तो वो जब ज़्यादा रेट हो जाएँगे तो वो उसके बाद में वो थोड़ा-थोड़ा बोलेगा, हाँ, थोड़ा-सा आया है एक गाड़ी तो आप ले लो। तो सबको जो है जितनी ज़रूरत है उससे आधा भी नहीं देगा, और इसे थोड़ा-थोड़ा करके निकालता रहेगा, तो वो एक मुनाफ़ा वसूली वहाँ पे बड़ी कर सकता है। और यहाँ पर जो है ये जनता का पक्ष है कि जनता ये सोच रही है कि वहाँ पर वो जनता जो है पिसेगी, उसकी मजबूरी हो जाएगी, खाना तो खाना ही है। तो कोई भी आइटम ऐसी वाली है, तो मानो जितनी भी एसेंशियल आइटम है सारी 24-25 आइटम कोई अलग-अलग लोग जो हैं उसको स्टॉक करके बैठ जाएँगे। तो चावल नहीं खाओगे तो आप गेहूँ खाओगे, आटा लोगे तो आटा भी कर लिया गया स्टॉक, सरसों का तेल भी स्टॉक कर लिया गया, दालें भी स्टॉक कर ली गई, तो क्या करोगे, कहाँ जाओगे? तो जनता की परेशानी ये है। अब किसान की परेशानी ये है कि सरकार बोलती है कि हमने तो दोनों को बराबर का राइट दिया है। किसान भी अपना भंडार कर ले और व्यापारी भी स्टॉक अपना करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर जाकर के आपको सोचने की ज़रूरत है कि किसान को ना तो कोई गोडाउन की फैसिलिटी है, ना उनके पास गोडाउन है, तो स्टॉक करें कहाँ? बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं किसान के जिनके पक्के मकान भी नहीं है, तो कच्चे घर हैं, मकान में बारिश आती है तो पानी आ जाता है, छत जो है वो चौने लगती है। तो वो सारी चीज़ें भी किसान के साथ प्रॉब्लम है। अच्छा, अगर कर भी ले कहीं किसी तरीके से, किसी विधि से, तो किसान ने अगली फसल के लिए भी पैसा चाहिए। किसान तो जब आढ़ती को माल बेच के आता है तो सेम डे पैसा लेने के लिए 2% एक्स्ट्रा कटवा के आता है वहाँ पे, क्योंकि किसान को सेम डे पैसा चाहिए। उसके बाद में वो डीजल खरीदेगा, उसके बीज खरीदेगा, खाद खरीदेगा, फिर उसकी बुआई करवाएगा, वो प्रॉपर एक प्रोसेस है वहाँ पे। तो वो सब चीज़ें किसान के पास पैसा होगा तभी कर पाएगा। किसान के पास पैसा होता नहीं है, इसलिए किसान जो है वो अपनी किसी चीज़ का भंडार कर नहीं पाता है। और जब ये चीज़ें हमने बोल दिया कि आपके लिए इक्वल है और मार्केट के लिए भी इक्वल है,
तो वहाँ कॉर्पोरेट क्या होंगे, कॉर्पोरेट के पास पैसा है, कॉर्पोरेट के पास गोडाउन है, कॉर्पोरेट के पास सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो किसान से लेकर के सारा स्टॉक कर लिया जाएगा, और स्टॉक कर लिया जाएगा तो आपको धीरे-धीरे दिया जाएगा इस तरीके से कि डिमांड है अगर 100 किलो की तो दिया जाएगा 2 किलो। और 2 किलो को लाइन में लगे होंगे लोग, तो बोलेगा भाई किसी भी रेट दो, माल तो चाहिए। आपने देखा है ऐसे कई बार, पीछे मैंने अभी जैसे नमक की बात की, तो आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों से आप इसको जो है वो टैली कर सकते हैं, और आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को कि यहाँ पर कुछ ना कुछ झोल-झाल है। किसान जो है वो इतना मूर्ख नहीं है, इतना भोला नहीं है कि वो खाली जो है वो ठंड के दिनों में सड़कों पे आकर के पानी की बौछार के आगे वो धरना प्रदर्शन करेगा। तो अब तक नहीं किया। एक सेशन तो मोदी सरकार का पीछे निकल भी गया, ये तो दूसरा वाला जो है वो चल रहा है, वो भी एंड पे है, मतलब आधा होने को है। तो इसको जो है आपको समझना पड़ेगा कि किसान जो है वो गलत नहीं कह रहा है। किसान के लेवल पे आकर के, उस लेवल पे आकर के उसकी बात को समझा जाएगा, तो आप लोगों की समझ में भी आएगा, और आप लोग जो है कॉर्पोरेट से जैसे-तैसे इस बात को समझा भी सकते हैं कि इतना आसान नहीं है। जैसे कॉर्पोरेट को लगा कि हमारी जीडीपी तो जो है वो 23.9 माइनस में चली गई है, और जो है वो कृषि की जो है 3.5% प्लस में है। तो ये उनको लगा कि ये भी हमारे अंडर में आ जाए तो ये तो बढ़िया सौदा है आने वाले टाइम में। तो ये इन चीज़ों को थोड़ा-सा सब लोगों को देखना पड़ेगा। कृषि भी एक कॉर्पोरेट की तरह ही काम करनी चाहिए। क्योंकि जिस देश में 70% से ज़्यादा लोग जो है वो कृषि से जुड़े हुए हैं, उस पे डिपेंडेंट हैं, उस कंट्री में कृषि के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं ही नहीं, किसान के लिए कुछ ऐसा है ही नहीं है। तो क्या है वो? अभी धीरे-धीरे हम आज़ादी से फिर से गुलामी की ओर वापस जा रहे हैं, और जो सरकार के असली काम हैं, सरकार के असली मुद्दे हैं कि 100% शिक्षा जो है वो निःशुल्क दी जाए, और 100% शिक्षा का मतलब ये नहीं कि दूसरी तक, 5वीं तक, 10वीं तक ही दो। उतनी शिक्षा जिसको आप रोज़गार दे सको, और उसके बाद 100% रोज़गार भी दो। जैसी भी शिक्षा देते हो, जैसी भी एजुकेशन देते हो, उस एजुकेशन के बाद में आप उनको रोज़गार भी दो उस लेवल का। पहला जनाधिकार तो जनता का शिक्षा होती है, दूसरा तो रोज़गार है। तो 100% शिक्षा, 100% रोज़गार। और थर्ड वन है एकोमोडेशन, यानी सुविधाएँ बराबर सबको, चाहे वो गाँव हो चाहे शहर हो। सड़क बने तो सब में इक्वल हो। सारी सुविधाएँ जो हैं वो सरकार की साइड से दी जाने वाली सबके लिए बराबर हों। और जो चौथा बहुत महत्वपूर्ण है वो आपका जो है वो सुरक्षा का है, प्रोटेक्शन का है। चाहे वो प्रोटेक्शन हो आपके मेडिकल इंश्योरेंस की, चाहे आपकी रोड इंश्योरेंस की हो, चाहे आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी की बात हो, चाहे लोकल आपकी क्राइम और क्रिमिनल्स की बात हो। तो जितनी भी प्रोटेक्शन आप समझ सकते हैं, वो चाहे किसी पैंडेमिक से हो, तो वो सारी की सारी प्रोटेक्शन जो है वो ये चौथा जनाधिकार है जनता का। तो ये 4 जनाधिकारों पे जनता सरकार काम नहीं करती, और बाकी सारे मुद्दे जो हैं वो ज़रूरी लगते हैं। सरकार को पॉलीथीन बंद करना बहुत ज़रूरी लगता है, लेकिन नेशनल ग्राम योजना जो है वो लगाना ज़रूरी नहीं लगता, क्योंकि पॉल्यूशन आप किसी कुछ भी पॉल्यूशन जो है वो बड़ा कारण ये है कि आपने फैक्ट्रीज़ को कुछ बड़े शहरों में ही तक ही सीमित कर दिया, इंडस्ट्रियल एरिया बना दिए उन शहरों में। अब इक्वली इनको जो है पूरे गाँव में डिवाइड क्यों नहीं करते? 2-2 लाख के जो है वो आबादी के गाँव बनाइए। उन गाँव में जो है वो रिलेटेड इंडस्ट्री सारी लगाइए, और पूरे देश में जहाँ-जहाँ लोग रहेंगे वहाँ-वहाँ सारी इंडस्ट्री होगी। तो सब लोगों को गाँव की तरफ भागना भी नहीं पड़ेगा। जहाँ गाँव है उसी के आस-पास जो है उसी गाँव में आप उसको जॉब मिल जाएगी, और वो वहीं उसी गाँव में खेती होती रहेगी, उसी गाँव में जो है राजकीय वर्क होते रहेंगे, जो राजकीय कार्य हैं, और उसी गाँव में जो है वो फैक्ट्री, हॉस्पिटल, स्कूल सारी चीज़ें होंगी वहाँ पे। मार्केट भी होगी उस गाँव की अपनी, मॉल भी होगा, थिएटर भी होगा, सारी चीज़ें वहाँ पे हो जाएँगी। तो इस ओर बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए सरकार को और आगे बढ़ना चाहिए, और सरकार को जनता को साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहिए इन सब चीज़ों को लेके। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो बहुत सोचना बहुत ज़रूरी है, और किसान मूर्ख नहीं है जो सड़कों पे उतरे हुए हैं।
उन लोगों को इतना तो समझ में आता है कि उनका हित अहित क्या है। तो इन सारी चीज़ों पे एक बार बहुत ज़रूरी हो गया है आपको डिस्कस करना। तो जब आप किसी चीज़ को बोल देते हो कि भंडार करने के लिए किसान भी को भी राइट है और एक व्यापारी को भी राइट है, कोई भी कर सकता है। तो कॉर्पोरेट ही करेगा क्योंकि किसान के पास ना तो गोदाम होगा ना पैसा होगा, तो किसान ये तो बेकार हो जाता है, एक ये कानून ही बेकार हो जाता है, एक तरफा चला जाता है। या तो सरकार उनको पैसे का एश्योरेंस दे कि आपको जो है पैसा दिया जाएगा, आप गोडाउन में डालो और इसके लिए आपको गोडाउन दिए जाएंगे, या सरकारी जो है सरकार इसके लिए गोडाउन बना करके आपको देगी। तो बना दीजिए गोडाउन, लागू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद जो है एक चीज़ जो है वो थोड़ा ओके लगता है, जो सेकंड पॉइंट है वो थोड़ा-थोड़ा ओके लगता है। आपका सेकंड पॉइंट है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल, जिसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट हम सरल भाषा में बोलेंगे। मूल्य शासन मूल्य का आश्वासन दिया जाता है यहाँ पे आपको। मिनिमम जो जो प्राइस है उसका पहले से आश्वासन रहता है, एश्योरेंस रहता है, और उसकी व्यवस्था और की जाती है, और उसका सुरक्षा बिल है ये। तो ये कहीं न कहीं ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या आ गई है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में, कि ये जो एग्रीमेंट होगा ये थ्रू किसके होगा? ये मंडी सचिव जो रहेंगे ये अधिकारी के थ्रू होगा। तो अधिकारी जो है उसको तो सैलरी मिल रही है, वो काम करता है नहीं करता है उसकी तो गवर्नमेंट से सैलरी आ रही है, तो किसान की बात क्यों करेगा? कॉर्पोरेट से बात करेगा तो कॉर्पोरेट से अगर कुछ लालच मिल जाएगा तो कॉर्पोरेट की बात कर सकता है वो, इसकी पूरी-पूरी संभावनाएँ हो सकती हैं। तो इसकी जगह अगर वो किसी जनता द्वारा चुने गए किसी व्यक्ति को, जैसे किसी कहीं पे मुखिया बोलते हैं, सरपंच पंजाब में बोलते हैं और बाकी प्रधान भी बोलते हैं, तो ग्राम प्रधान वगैरह को अगर इसकी कमांड दी जाए कि ये जो एग्रीमेंट है, जो कि कॉर्पोरेट और किसान के बीच हो रहा है, मानो कोई कंपनी आई, आईटीसी आई, पार्ले आई, ब्रिटानिया आई, उन्होंने बोला कि हमें बिस्किट के लिए जो है वो गेहूँ चाहिए, तो उनको गेहूँ चाहिए तो उनका एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि हम इस रेट में जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब बीच में एग्रीमेंट के दिक्कतें क्या आएँगी कि किसान ने अगर बिना उनको पूछे जा कर के अगर मंडी में बेच दिया, अगर महँगा बिक रहा है और कॉन्ट्रैक्ट में कम लिखा है, तो उसको कौन देखेगा? और अगर कंपनी ने बोला जी हम हमारी हैसियत नहीं है, हम नहीं खरीद सकते, कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी बोले कि भई हम कोई दिवालिया घोषित कर दे तो क्या होगा? वो कंपनी बोले कि हम तो बंद हो गए हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट हमारा खत्म है, तो क्या करोगे? तो वो सारे जो है उसमें लूप होल्स बहुत सारे हैं, जिनके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, और वो किसान के हाथ में सॉरी, ये आपके सरपंच और ये मुखिया जो हैं आपके, इनके हाथ में रहेगा। तो फ़ायदा क्या रहेगा कि इनको वापस जो है वो गाँव में जाना है वोट माँगने के लिए, और गाँव में सब एक-दूसरे को जानते हैं, गाँव में कल्चर अलग होता है, शहर का कल्चर अलग होता है। गाँव में जो है वो इंसानियत बसती है, शहर में जो है इंसान ही केवल पुतले इंसानों के बसते हैं। वहाँ पर इंसानों की नीयत जो है वो साफ़ रहती है, वो एक-दूसरे के लिए जो है वो सोचते हैं कि जो है वो उसी पे चला जाए। तो इंसान प्लस नीयत मानी इंसानियत वहाँ बसती है। तो इस तरीके से गाँव में जो है वो किसान जो है वो मुखिया के पास जाएँगे, वहाँ के प्रधान के पास जाएँगे, तो डेफ़िनेटली उनकी बात सुनेगा, नहीं तो अगली बार वो वोट के चक्कर पड़ेंगे उसको। तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो अधिकारी के मुकाबले वो मुखिया ठीक हो। तो यहाँ पर एक सरकार ने गड़बड़ कर रखी है, उसके ऊपर सुधार की ज़रूरत है। फिर उसके ऊपर ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया है ₹25 में और मार्केट में है ₹50 का रेट, तो उसके लिए आपके तालमेल बनाने के लिए क्या है? क्योंकि मार्केट में रेट तभी बढ़ा है अगर पैदावार कम हुई है, पैदावार कम हुई है तो किसान को पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए। किसान की एवरेज अगर पैदावार किसी भी 1 एकड़ में कोई चीज़ की 20 क्विंटल की होती है, तो उसकी जगह अगर उसकी 10 की ही हो गई, तो उसका तो उत्पादन आधा हो गया। मौसम की मार की वजह से, किसी भी वजह से अगर वो हुआ है, तो उसकी भरपाई कैसे होगी? वो ₹50 का मार्केट रेट है और 25 में अपनी आइटम को बेचेगा तो उसको नुकसान जाएगा। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया है, उसके उस बिल में कुछ नहीं है।
और जो थर्ड वन है जिसपे सबसे ज़्यादा पंगा चल रहा है, वो थर्ड वन जो है वो है फार्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोडक्शन एंड फैसिलिटेशन बिल। मतलब इसका छोटा सा अगर बोलें तो इसको बोलते हैं कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य बिल। तो ये जो है मेन कहानी इसी की है, जो थर्ड वन है। थर्ड वन के अंदर जो है ये सारा कुछ जो है वो हो जाएगा सीमित कॉर्पोरेट तक। तो किसानों के राइट्स जो हैं बड़े लिमिटेड हो जाएंगे उसमें। उसमें कहा तो जा रहा है कि आप कहीं भी जाकर के उसको बेच सकते हो, लेकिन एग्रीमेंट करने के बाद नहीं। अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया है तो आप कहीं जाके बेच नहीं सकते हैं। और कहीं बाहर जाकर के बेचोगे किसको? मंडी में। जब मंडी में बैठे लोगों के पास टर्नओवर नहीं होगा, काम नहीं होगा, तो वो वहाँ पर कितने टाइम तक बैठ पाएंगे? वो धीरे धीरे वहाँ से निकल जाएंगे। तो आप अल्टीमेटली मंडी बंद हो जाएगी। और एमएसपी जो है वहाँ पर रोल क्या प्ले करेगी कि वो हाथ खड़े कर देती है। अभी आज की डेट में जो एमएसपी का जो कानून है उसमें ये मैंडेटरी नहीं है कि सरकार ने खरीदना ही खरीदना है इस रेट पे। उसमें है कि एमएसपी तो है लेकिन सरकार ले नहीं रही है। तभी तो 6% एमएसपी पे वो खरीद कर रहे हैं। 94% भी कर सकते थे, 100% भी कर सकते थे, लेकिन नहीं हो रहा है क्योंकि एमएसपी का जो कानून है वो आधा अधूरा तो पहले से ही है। और अब जो है उस पे भी एक क्वेश्चन मार्क है कि वो भी रहेगा कि नहीं रहेगा। नए नए पहले जियो आया था तो सारा कुछ फ्री में था, और जब बाकी कंपनीज से हट करके कस्टमर जियो के साथ जुड़ गए तो अब वो मोनेटाइज हो गया है। अब वो उसके पैसे जाते हैं, वो महंगा हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आगे तक आकर के इफ़ेक्ट करने वाली हैं। और इसलिए ये जो भारत बंद या जितनी भी चीज़ें हैं ये उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव तब तक नहीं हो पाएंगी जब तक आप किसान लोग इस चीज़ को समझ नहीं लोगे। किसान लोग इसको समझें। किसान के जो अगुवाई करने वाले जितने भी संगठन हैं जो किसानों के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, तो वो इस चीज़ को समझें और इसके ऊपर प्रॉपर एक एमएसपी लेना है तो मैंडेटरी लीजिए, तभी फ़ायदा होगा उसका। आधा अधूरा एमएसपी जैसा है उसको रखोगे तो वो आगे जाके ज़ीरो हो जाने वाला है, क्योंकि सरकारें जो हैं कॉर्पोरेट के सामने थोड़ी मजबूर सी दिखाई देती हैं। अभी भी इसकी झलक आपको दिखाई दे रही होगी। और इस तरीके से अगर आप करेंगे, और ये सब जब कांग्रेस लेके आ रही थी, यानी इसको किया गया था 2012 में मनमोहन की सरकार में, तो तब भी बीजेपी वालों ने उनका जो है विरोध इसी बेस पे किया था कि किसान जो है वो इससे परेशान हो जाएगा। और आज बीजेपी वाले खुद ही इसको लेके आ रहे हैं, क्योंकि फ़र्क ये था कि तब वो सरकार में थे कांग्रेस वाले तो वो हर बात को ठीक मानते थे, जो हम कर रहे हैं सब बढ़िया है। और आज बीजेपी सरकार में है तो आज बीजेपी वाले कहते हैं कि जो हम कर रहे हैं सब बढ़िया है। तो होता यही है अभी आजकल इस राजनीति में कि जो पार्टी विपक्ष में होती है उसको सारी अच्छी चीज़ें बुरी लगती हैं, और जो पार्टी जो है वो सरकार में होती है उसको सारी बुरी चीज़ों में भी अच्छाई नज़र आती है, वो खुद कर रहे हैं वो लोग। और उनके पीछे अपने टाइप के कुछ रीज़न हो सकते हैं ऐसा करने के। खुद सरकार में आके करेंगे तो हो सकता है कोई स्पेशल टाइप की कुछ बेनिफिट्स दिखाई देते हों, वो दूसरा करेगा तो सेम चीज़ में कंफर्ट नहीं नज़र आता हो, वो बेनिफिट नहीं नज़र आते होंगे, वो दूसरे के पक्ष में जाते हुए नज़र आते होंगे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के ही आज आपके सामने आया हूँ। और ये पहले लगता था कि ये सब्जेक्ट थोड़ा अलग है तो इसमें नहीं रखना चाहिए, लेकिन ये एजुकेशन के सेक्टर में बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। जितने भी लोग एजुकेशन और मोटिवेशन और इस टाइप की और स्पिरिचुअल टाइप की वीडियोस भी बनाते हैं और जनता से कनेक्टेड भी हैं, उन सबसे भी मेरी एक जो है वो हाथ जोड़ कर के एक विनती है कि आप सारे लोग इसको स्टडी करो, और स्टडी करने के बाद में इसका एक निष्पक्ष रूप से जनता के सामने इसको रखो कि ये है क्या एक्चुअल, इसमें आगे आने वाले टाइम में अब 10 साल 20 साल 50 साल आगे क्या इम्पैक्ट आने वाले हैं अगर ऐसा कोई कानून पास होता है, ऐसा कोई बिल में संशोधन आता है। तो इस चीज़ को देखिए, अभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट खेती तो 2012 से हो ही रही है, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं हो रही थी जिस लेवल पे अब जाकर के हो जाएगी। और वो मजबूरियां उस लेवल की नहीं थी, मंडी को ख़त्म करना और ये सारी चीज़ें, जिस लेवल पे ये चीज़ें अब चली जाएंगी। तो इन चीज़ों को लेकर के चलना है। यहाँ पर बिल्कुल भी किसी भी पार्टी की
या तो विरोध या समर्थन नहीं है। ना तो मैं बीजेपी को विरोध करता हूँ, ना किसी और को समर्थन करता हूँ, ना बीजेपी की समर्थन करता हूँ। मेरा समर्थन है सब सही सही चीज़ों को। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए सही क्या होना चाहिए उसको समर्थन करो। विरोध से तो कुछ होने वाला ही नहीं है। अंधेरे का विरोध ज़िंदगी भर करते रहो, कभी प्रकाश आने वाला ही नहीं है। उसके लिए प्रकाश का प्रबंध करना पड़ेगा, प्रकाश का समर्थन करना पड़ेगा। तो प्रकाश को लाने वाले लोगों का समर्थन करना पड़ेगा। जी आ जाओ, इसको जाके ला करके बल्ब लगाइए, तब जा करके अंधकार दूर होगा। ऐसे डार्कनेस कभी दूर हुई है उसका विरोध करते करते? तो ऐसे ही गलत नीतियां हैं तो उनका विरोध करने से वो ठीक नहीं होंगी। सही नीतियों को समझो, जानो और उसका समर्थन करो, तो वो एक ना एक दिन लागू हो जाएंगी। अभी एनडीएस इस पे बहुत जोर शोर से काम कर रहा है सही नीतियों को लागू करने के लिए। 111 जो है वो नए प्रस्ताव एनडीएस ने अभी प्रेजेंट किए हैं पिछली कई गवर्नमेंट से, और करंट गवर्नमेंट को भी वो लगातार दे रहे हैं। और ये जनता जो है उनको समझने की कोशिश करे। एनडीएस की जो है अपनी वेबसाइट्स भी हैं, और कुछ लोग जो है ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद वो जानते भी हो न्याय धर्म सभा को। तो ये संस्था वाकई एक निष्पक्ष संस्था है, और इसको जानो समझो, इसके प्रस्तावों को समझो आप, और उसके बाद में डिसीजन लो कि आपको होना क्या चाहिए। वो बहुत एजुकेट करती है आपको, आपको 4 जनाधिकार बताती है, आपको दुनिया भर की आइटम जो आपको कहीं नहीं मिलेगी वो एनडीएस के पास मिलेगी। एनडीएस की रिसर्च बहुत अच्छी है कानून को लेकर के, नियम नीति निर्णय को लेकर के। तो आप जरूरी आपसे एक रिकमेंडेशन है सारे लोगों से, और जो अगर किसी को फॉलो भी करते हैं आप, किसी ऐसे लोगों को जो कि इसके लिए लेक्चर देते हैं या आपको कुछ तैयारी करवाते हैं, तो उनको भी एक बोलिए कि वो एनडीएस को जाके स्टडी करें और उस तरीके से जाकर के चीज़ों को प्रेजेंट करें। और माहौल खराब करने से या कुछ गलत करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जाना तो सही रास्ते पे ही पड़ेगा, और वही सही है। तो आप सबसे इसी के साथ विदा लेता हूँ, और आपको फिर से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इसको स्टडी ज़रूर करें। सही है गलत है ये बहुत दूर की बात है, और कोई भी किसी दूसरे की बातों में ना आए, क्योंकि आंदोलन आप लोगों ने देखे हैं, हम बचपन से देख रहे हैं, इंडिया में रहते हैं तो सबसे ज़्यादा आंदोलन देखने को मिलते हैं। तो इनको फेल करने के लिए अलग अलग तरीके के मंसूबे बनाए जाते हैं, अलग अलग तरीके की रणनीतियाँ बनाई जाती हैं। तो कोई किसानों को खालिस्तानी कह सकता है, कोई पाकिस्तानी कह सकता है, कोई कुछ और कह सकता है, और उसको कहने के लिए कुछ प्रूफ भी वहाँ पे वो लोग जो है अपने तरीके से इकट्ठे करके, और वहाँ ऑलरेडी किसी कुछ लोगों को आपके अंदर भेज करके वो वहाँ पर ला सकते हैं। तो उन चीज़ों से सावधान रहना है, क्योंकि आंदोलन जो है वो टेक्निकली उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता, क्योंकि उसमें बड़े सारे लूप होल्स होते हैं, बहुत सारी जनता होती है, और उन जनता में कोई भी आकर के वो कैसी भी बात बोल सकता है और वो पूरे आंदोलन को ख़त्म कर देती है। तो इसमें घुसपैठ बहुत होती है। तो इन सारी चीज़ों से आप लोग सारे लोग सावधान रहें, और कामना यही है ईश्वर से कि आप सब खुश रहें और सही रास्ते पे चलें, सही बात को समझें और सही चीज़ लागू करने के लिए बोलें। अगर सरकारें नहीं करती हैं तो आगे से सरकार को बदलने की पूरी रणनीति बना करके चलें, और जो भी जिसको आप चुनना चाहते हो तो उससे पहले से एक एग्रीमेंट करवा लो कि ये हमारी मांगे हैं और इस तरीके से आपको काम करना है तो वोट मिलेगा पूरा, नहीं तो हम आपको वोट नहीं करेंगे। तो जब कोई भी उस पे एग्री नहीं होगा तो अपना ही किसी को जो ठीक हो, कोई एक विधानसभा में कोई एक बंदा तो होगा जो इस पे एग्री हो जाएगा, ठीक है, उसको जिता दो, एग्रीमेंट करवा लो, और नहीं करे तो उसका रिजाइन माना जाएगा। तो ऐसे ही एक लोकसभा में कोई एक बंदा तो ऐसा मिल ही जाएगा आपको, ढूंढिए कोई ना कोई होगा तो उसको बैठाइए, बना दीजिए, और एग्रीमेंट करके जाएगा, कुछ गड़बड़ कर भी नहीं पाएगा पहले से अपने। इसलिए मैंने आपको सोर्सेज बताए कि स्टडी कर लो सही क्या है और गलत क्या है, और सही सही स्टडी करो, और स्टडी करने के बाद में उनको जो है वो सारी चीज़ें बोलो कि ऐसा ऐसा करने को। नहीं समझ में आता तो उनको भी बोलो कि भैया ये रेफरेंस है, आप समझ लो। करना चाहते हो सेवा तो सेवा के तरीके से करो, बोलते हो सेवा खाते हो मेवा, तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा। अब पढ़ लिख गए हम लोग, अब गुलाम थोड़ी बनेंगे दोबारा से। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको बोली हैं और आज आपके सामने आया हूँ, और आपसे अभी विदा लेता हूँ। बहुत समय लिया है आपका, और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सही लगे तो इस वीडियो को आगे लोगों तक शेयर करो,
और ये यूट्यूब चैनल है मेरा, सही-सही इन्फॉर्मेशन पानी है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो। और बहुत कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि आज ये मन बड़ा दुखी था इन सब चीज़ों से कि आखिर ये आज़ाद देश के अंदर हो क्या रहा है और ये देश आज़ाद है भी कि नहीं, इस पे भी जो है सवाल हैं बहुत सारे। तो आगे आने वाली चीज़ों में छोटे-छोटे टॉपिक्स में 10-10, 5-5 मिनट की वीडियो में लाता हूँ, तो कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। ओके जी, नमस्कार, जय हिंद, जय किसान।